आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको परिसीमा अधिनियम 1963 यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो जुडिशरी के एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं और इन्हें 2014 से लेकर 2022 तक रिपीट किया गया है। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे MP सिविल जज एग्ज़ाम के लिए, या आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी से संबंधित एग्ज़ाम देते हो तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। पहला, धारा 14 परिसीमा अधिनियम आकर्षित होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? इसमें ये ऑप्शन दिया गया था, पूर्व एवं पश्चातवर्ती दोनों कार्रवाइयाँ समान पक्षकार द्वारा न्यायालय में की गई सिविल कार्रवाइयाँ है। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन दिया गया था, पूर्व की कार्रवाई पूर्व सतर्कता एवं सद्भावनापूर्वक की गई। सी ऑप्शन, पूर्व एवं पश्चात की कार्रवाइयाँ भिन्न विवाद विषय पर आधारित हो। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, यह पहला प्रश्न MP सिविल जज 2014 में पूछा गया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उस करार दिनांक 3/9/2001 पर आधारित है जिसके अनुसार 6 माह के अंदर विक्रय पत्र संपादित होना था। अन्य न्यायालय द्वारा अन्य अपील में स्वामी के विरुद्ध संपत्ति के अंतरण के संबंध में 3/3/2003 से 28/9/2006 तक के लिए निषेधाज्ञा जारी हुई थी। समय सीमा की गणना करते समय इसका जो ए ऑप्शन है, 3 वर्ष की समय सीमा 3/3/2002 से अर्थात 6 माह की समय अवधि के पश्चात प्रारंभ होगी, क्योंकि वादी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन का दावा करने के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, भूमि का आवंटन राज्य शासन द्वारा 15 वर्ष के लिए उपयोग की शर्त सहित किया गया था तथा अंतरण में स्वामित्व का अंतरण शामिल नहीं था। विरोधी अधिपत्य का दावा करते समय उक्त प्रकरण में समय अवधि होगी। इसका ए ऑप्शन कहता है 30 वर्ष, बी ऑप्शन कहता है 12 वर्ष, सी ऑप्शन 60 वर्ष, डी ऑप्शन 20 वर्ष। दोस्तों, यहाँ शासन की संपत्ति है, इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा 30 वर्ष। अगर कोई अन्य संपत्ति होती तो उसका 20 वर्ष होता, क्योंकि धारा 25 में बताया गया है। इसके बाद चौथा, अज्ञाप्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा, यानी कि चौथा प्रश्न कहता है डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसका जो ए ऑप्शन है 90 दिन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिक्री के विरुद्ध 90 दिनों में अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय में। इसके बाद पाँचवा,
किसी लिखित में इस्तेमाल की गई तिथि को परिसीमा काल की गणना हेतु किस कैलेंडर के मुताबिक माना जाएगा? इसका जो डी ऑप्शन है ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्योंकि धारा 24 में लिखा है। यह प्रश्न धारा 24 से पूछा गया था। इसके बाद छठवां आता है, जहां किसी बात दायर करने के लिए कहीं पर कोई परिसीमा काल नहीं दिया हुआ है, वहाँ उसकी परिसीमा अवधि होगी। यानी कि छठवां प्रश्न में पूछा गया जहाँ पर लिमिटेशन की सीमा नहीं दी गई है, तो वहाँ पर बात दायर करने की सीमा क्या होगी? दोस्तों, इसे आर्टिकल 137 से पूछा गया था। आर्टिकल 137 में लिखा है कि जहाँ पर कोई परिसीमा नहीं दी गई है वहाँ 3 वर्ष होगी, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है, 3 वर्ष। इसके बाद 7वां, चिरभोगाधिकार द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए समय सीमा भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 25 में बताया गया है। इसके बाद अगला आता है 8वां, बात दायर करने के अधिकार के प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? धारा 16 में मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 16, इसलिए ये ऑप्शन सही है, धारा 16 में। इसके बाद 9वां, भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 6 में विधिक नियोग्यता का आधार है। इसका ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी भी सही है। इसका जो डी है, इनमें से सभी डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दोस्तों 10वां आता है, जो राजस्थान सिविल जज 2014 में पूछा गया था, जहां कि किसी आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी अवकाश के दिन हो रहा हो, वहाँ आवेदन। दोस्तों 10वां प्रश्न आपसे कहता है, आपने किसी न्यायालय में आवेदन करने की जो समय सीमा है वह है उस दिन जब आपको आवेदन करना है, वह आखिरी दिन है, लेकिन न्यायालय उस दिन बंद है, तो आप किस दिन आवेदन करोगे? आप आवेदन उस दिन करोगे जिस दिन न्यायालय फिर से खुलेगा। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उस दिन किया जा सकता है जिस दिन न्यायालय फिर खुले, इसलिए दोस्तों इसका बी ऑप्शन है सही। इसके बाद 11वां, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक बंदीकरण के निमित्त प्रतिकर के लिए वाद प्रस्तुत करने का परिसीमा काल चलना प्रारंभ होता है जब बंदीकरण का अंत हो जाए। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 12वां, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत उपशमन को आपास्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि है। आवेदन आपास्त हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि 60 दिवस है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 13वां पूछा गया, प्रतिवादी को परिसीमा के बिंदु को उठाने दिया जा सकता है। इसका जो
सी ऑप्शन है बाद या प्रक्रिया की किसी भी अवस्था पर या अपील में पहली बार, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। इसके बाद 14 पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका ए ऑप्शन है धारा 7 धारा 6 की पूरक है, बिल्कुल सही है। बी धारा 8 धारा 6 एवं धारा 7 के परंतुक की प्रकृति की है, यह भी सही है। सी धारा 6 समर्थकारी उपबंध है और इसका उदार रूप में अर्थोबयन करना चाहिए। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि धारा 6 धारा 7 धारा 8 यह तीनों धाराएं विधिक नियोक्ता के बारे में बात करती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 15वां पूछा गया परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा न्यायवादी अथवा प्रतिवादी को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने के प्रभाव से संबंधित है। जो धारा 21 है वह न्यायवादी या प्रतिवादी को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, धारा 21। इसके बाद अगला परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है अपील एवं आवेदन पर, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, अपील एवं आवेदन पर लागू होती है, ना कि बाद एवं निष्पादन पर। इसे आप ध्यान रखिए, धारा 5 अपील एवं आवेदन। इसके बाद अगला गलत रूप से प्राप्त किए गए व्यादेश के कारण हुए क्षति के प्रतिकर के बाद को प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा की अवधि प्रारंभ होती है। इसका ए ऑप्शन कहता है जब व्यादेश प्राप्त किया गया हो। बी ऑप्शन कहता है जब व्यादेश समाप्त हो जाता है। सी ऑप्शन जब व्यादेश का आवेदन प्रस्तुत होता है। डी ऑप्शन जब व्यादेश हेतु बाद प्रस्तुत होता है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, जब व्यादेश समाप्त हो जाता है। इसके बाद 18वां व्यादेश पूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति के बाद की परिसीमा है। इसका जो ये ऑप्शन है 1 वर्ष, बिल्कुल सही है, क्योंकि विदेश पूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति के बाद की परिसीमा 1 वर्ष होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया जब किसी अन्य समय सीमा का प्रावधान नहीं हो उस स्थिति में परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 137 में निम्न में से प्रस्तुत करने हेतु 3 साल की अवधि निर्धारित है प्रार्थना पत्र पर, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया कथन ए किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अंतर्विष्ट किया जाएगा जिससे ऐसी परिसीमा काल की गणना की जाती है। कथन बी किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था और प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अवर्जित कर दिया जाएगा। इसका जो बी ऑप्शन है यानी कि कथन बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 21 नंबर का भारतीय परिसीमा अधिनियम
1963 में बाद या प्रार्थना पत्र के लिए अभी निर्धारित परिसीमा के गुजरने के बाद दी गई अभिस्वीकृति है। 21 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, कोई प्रभाव नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया 22वां, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत मकान मालिक द्वारा किराएदार के विरुद्ध अधिपत्य प्राप्ति का बाद किराएदारी का अवसान हो जाने के पश्चात प्रस्तुत किए जाने की समय अवधि है। प्रस्तुत किए जाने की समय अवधि है 12 वर्ष। डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद अगला, कोई भी बात जिसके लिए कोई परिसीमा काल अधिनियम की अनुसूची में अनंत उपबंधित नहीं है, वहाँ परिसीमा काल होगा। वहाँ पर परिसीमा काल 3 वर्ष होगा, क्योंकि आर्टिकल 137 में बताया गया है जहाँ पर कोई परिसीमा काल नहीं दिया गया है वहाँ पर 3 वर्ष माना जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री को आपास्त करने के लिए समय अवधि है। एक पक्षीय डिक्री को आपास्त करने की जो समय अवधि है वह 30 दिन की होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 25वां, परिसीमा अधिनियम की धारा 2C के अनुसार विनिमय बिल में शामिल है, एक हुंडी और एक चेक शामिल है। यह धारा 2C विनिमय बिल में बताया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, एक हुंडी और एक चेक। इसके बाद अगला पूछा गया, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक बच्चा नाबालिग है जिसकी, इसका जो डी ऑप्शन है माँ के गर्भ में हो, क्योंकि इसे धारा 6 के स्पष्टीकरण में लिखा गया है माँ के गर्भ में हो वह बच्चा नाबालिग होता है। इसके बाद अगला 27वां, किसी बात के लिए सीमा अवधि की गणना करते समय वह दिन जब से ऐसी अवधि की गणना की जानी है उसे शामिल नहीं किया जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला 28वां, प्रतिवादी के अनुरोध पर उसके लिए अभियुक्ता द्वारा किए गए कार्य की कीमत के लिए जहां भुगतान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं किया गया है तब परिसीमा की अवधि होगी। तब परिसीमा की अवधि दोस्तों 3 वर्ष होगी, इसे आप ध्यान रखिए। यह क्वेश्चन रिपीट किया जाता है हर वर्ष। जहाँ पर कोई भी परिसीमा नहीं दी गई है वहाँ पर 3 वर्ष माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 137 में लिखा है। इसके बाद अगला, एक मकान मालिक द्वारा एक किराएदार से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए समय सीमा है 12 वर्ष, इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, हानि को नियंत्रित करने की समय सीमा कब से शुरू होती है? जब से हानि शुरू होती है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, विहित काल के विस्तारण हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 लागू होती है। 5 दोस्तों ये ऑप्शन है जो बात पर भी लागू नहीं होती है, बी डिक्री के निष्पादन के आवेदन पर लागू नहीं होती है, सी उपरोक्त दोनों पर भी लागू नहीं होगी, क्योंकि धारा 5 लागू होती है अपील और आवेदन पर।
जो दिया नहीं गया है, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला, परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अवधि समय अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी? इसका बी ऑप्शन है, जो अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, परिसीमा का नया समय पुनः प्रारंभ होगा जब अभिस्वीकृति पत्र विहित काल के अवसान के पूर्व हस्ताक्षरित हो। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, क्या आदेश 21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन में पर्याप्त कारण के आधार पर धारा 5 मर्यादा अधिनियम के अधीन न्यायालय में समय में वृद्धि स्वीकार कर सकता है? नहीं स्वीकार कर सकता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, वाद दायर करने के अधिकार के प्रारंभ पर या होने से पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? इसका ए ऑप्शन कहता है धारा 16 में, बी ऑप्शन धारा 18 में, सी ऑप्शन धारा 19 में, डी धारा 20 में। इसका जो ए ऑप्शन है धारा 20 में मृत्यु होने के प्रभाव के बारे में बताया गया है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, परिसीमा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष अपवाद से संबंधित निहित प्रावधान हैं। इसका जो सी ऑप्शन है, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 एवं 7 सही है, क्योंकि धारा 6, धारा 7, धारा 8 विधिक नियोग्यता से संबंधित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है, परिसीमा अधिनियम की धारा 2L के अंतर्गत बाद में अपील एवं आवेदन सम्मिलित नहीं है, 2L में लिखा है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, कानूनी नियोग्यता की अवधि के दौरान परिसीमा काल क्या होगी? इसका जो ए ऑप्शन है निलंबित रहेगी, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, किसके विरुद्ध मुकदमे के मामले में परिसीमा काल संबंधित नहीं होता है? इसका डी ऑप्शन है न्यासी यानी कि ट्रस्टी के संबंध में। इसके बाद अगला, परिसीमा काल की समाप्ति के पहले ए ने बी की बकाया राशि को ऋण के रूप में लिखित रूप में अभिस्वीकृत किया और चुकाने का वादा किया। ऐसी स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा? इसका जो बी ऑप्शन है सही होगा। ऐसी अभिस्वीकृति की तारीख से नए परिसीमा काल का आरंभ होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, इनमें से किसके विरुद्ध मुकदमा परिसीमा काल द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है ट्रस्टी, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में परिसीमा काल क्या माना जाएगा? ए ऑप्शन 3 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी अनुबंध के प्रत्येक उल्लंघन पर नया परिसीमा काल होगा। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, हाल के किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि
गलत फोरम में अभियोजन की कार्रवाई व्यतीत वास्तविक अवधि को परिसीमा काल की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इस मामले में कहा था उच्चतम न्यायालय में। इसके बाद अगला पूछा गया, धारा 5 परिसीमा अधिनियम लागू होगा। धारा 5 दोस्तों अपील और आवेदन पर लागू होती है, ना कि वाद पर और न डिक्री के निष्पादन पर। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, अपील और आवेदन धारा 5 लागू होती है। इसके बाद अगला पूछा गया 45वां, किस धारा में प्रावधानित है कि किसी अपील, पुनरावलोकन या पुनर्निरीक्षण के लिए परिसीमा काल की संगणना में डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अवर्जित कर दिया जाएगा? धारा 12 के उपखंड 2 में। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि धारा 12 कहती है विधिक कार्रवाइयों में समय का अवर्जन। इसलिए इसका बी ऑप्शन है जो धारा 2 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, निम्न में से क्या धारा 6 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विधिक नियोग्यता नहीं है? ए ऑप्शन कहता है कारावास, बी जड़ता, सी अप्राप्त वैधता, डी पागलपन। यह तीनों विधिक नियोग्यता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें आपको बताना है कौन नहीं आता है। जो ए ऑप्शन है कारावास नहीं आता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, स्थावर संपत्ति के कब्जे के संबंध में वाद लाने हेतु परिसीमा काल है। स्थावर संपत्ति के कब्जे में वाद लाना, उसकी लिमिटेशन सीमा कितनी है? 12 साल। इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों यह 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में रिपीट किए जा चुके हैं और आगे भी रिपीट किए जाएंगे। आपने अगर हमारे इन 2 वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।